सिगरेनी कोयले की खान, एक खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर है बचाव हेतु चिड़िया इस खान में उतारी जाती है, और यदि ये चिड़िया जीवित वापस खान से बाहर आ जाती है तो श्रमिकों को अंदर खनन कार्य के लिए भेज दिया जाता है। अन्यथा यहाँ पर गैस बनने से यहाँ पर काफ़ी बार श्रमिक मारे गए हैं। तो ये विशेष है सिगरेनी कोयले की जो खान है आंध्र प्रदेश में। देखिए ये अमृतसर है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर है, ये पंजाब में है। पंजाब में अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसका नाम भी पूछ लेता है तो इसका नाम जो पहले इसका नाम था राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन अब इसका नाम बदल करके इसका नाम बना दिया है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी पेपर में आ सकता है कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसको बोलते हैं, तो अमृतसर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। पहले इसका नाम था राजा सांसी। दूसरा इम्पोर्टेंट जो आ सकता है पेपर में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार। ये और बता देता हूँ कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है एयरपोर्ट वो है कोलकाता। कोलकाता जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। कोलकाता जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में है, पश्चिमी बंगाल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मानचित्र में आता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। देखो ये मुंबई एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र में है। इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, इसको छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है भैया। अगला इम्पोर्टेंट जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम मैं बता देता हूँ। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना में है और इसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये आ सकता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपने बता देना है हैदराबाद में है। अगला इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ आपको, मीनामक्कम एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु स्टेट है। और चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनामक्कम। ये एक बार पूछा गया था कि मीनामक्कम एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपने बता देना है चेन्नई में है। और ये दिखाना आ जाए तो आपने चेन्नई, ये यहाँ पर ये चेन्नई है, यहाँ पर ये एयरपोर्ट है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और है हमारा बेंगलोर एयरपोर्ट। कर्नाटक की वैसे राजधानी है, आपको पता है, कर्नाटक में है बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। ये यहाँ पर है, देखो ये बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट थे 7। इनसे बाहर कोई भी एयरपोर्ट दिखाना नहीं आएगा 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में। जो यदि एयरपोर्ट का पूछता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आ जाएगा। अगला मानचित्र देखते हैं। अगला हमारा मानचित्र कार्य है राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। जो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना है इसमें 2 प्रोजेक्ट थे, 2 परियोजनाएं थी। एक तो राष्ट्रीय गलियारे जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हैं। ये दूसरी देश के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुष्भुज, ये चतुष्भुज रोडों का बनाया था मैप, जो 4 महानगरों को जोड़ेंगे। और ये परियोजना थी स्वर्णिम चतुष्भुज। ये सुपर एक्सप्रेस मार्ग के नाम से भी जाने गए हैं। ये 4 से 6 लेन के होते हैं। देखिए ये 4 महानगरों को जोड़ते हैं। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से। इस प्रकार ये हमारे स्वर्णिम चतुष्भुज हैं, ये मानचित्र पर दिखाने आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पाठ में से बंदरगाह दिखानी आती हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह दिखानी आ जाती है,
चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, हल्दिया, ये जो कुछ बंदरगाहें हैं, कांडला, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। अब इसमें दूसरी जो परियोजना है महामार्गों की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो राष्ट्रीय गलियारे हैं, उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जबकि असम में सिलचर, पूर्व में है असम और वहाँ सिलचर है, सिलचर से पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को ये गलियारा जोड़ता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिखाना आता है मानचित्र में कि उत्तर दक्षिण गलियारा दिखाइए। तो आपने ये देखो, ये श्रीनगर से आप कन्याकुमारी तक इसको दिखा दोगे, और पूर्व से पश्चिम, पूर्व में असम में सिलचर से और पोरबंदर गुजरात में, यहाँ तक इसको दिखा देना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं, ये आपस में कहाँ चौराहा बनाते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, यानी कि एक चौराहा बनता है। वो कहाँ बनता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये झांसी में बनता है। झांसी में, उत्तर प्रदेश में झांसी है, वहाँ पर ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं और वहाँ पर चौराहा बनता है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो ये झांसी है, ये चौराहा बनता है आपस में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का। सूती वस्त्र उद्योग देखिए, सबसे पहले दिखाते हैं मुंबई को। मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई को 19वीं शताब्दी तक भारत का मैनचेस्टर कहते थे और आज इसको भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगा था आधुनिक ढंग से। इसके बाद चलते हैं हम अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है। ये देखो, ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक तो मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहते थे। अब मुंबई को भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और उसमें कपास खूब होती है, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा स्थापित हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग अधिक हैं क्योंकि यहाँ कपास खूब होती है। इसके बाद दिखाते हैं कानपुर। कानपुर में भी सूती वस्त्र की मिल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आज हम जो मानचित्र करवा रहे हैं आपको, ये महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में आएंगे उनमें से ही करवा रहे हैं। इसके बाद जो है सूती वस्त्र का कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में है। इस कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत में ये ऊंच कोटि का कपड़ा बनाता है। इसके बाद अगला मानचित्र है हमारा लोहा इस्पात उद्योग। इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। देश में 10 बड़े लोहा इस्पात उद्योग हैं। ये 10 जो लोहा इस्पात उद्योग हैं, ये काफ़ी बार परीक्षा में इनमें से 1-2 जरूर आया हुआ है। पहला हम करवाते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो देश का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। ये झारखंड में है। टाटा जमशेद जी ने 1907 में इस उद्योग को लगाया था। स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर यह उद्योग है। इसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसके बाद हम दिखाते हैं जो विदेशों की सहायता से लगाए गए हैं। भारत में विदेशों की सहायता से लगाए गए लोहा इस्पात केंद्र प्रमुख 4 हैं। पहला दिखाते हैं हम बोकारो। बोकारो देखो, ये झारखंड में है। ये बोकारो रूस की सहायता से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बाद है भिलाई। ये देखो, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है। पेपर में आ जाता है भिलाई लोहा इस्पात केंद्र दिखाइए, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये भी रूस की सहायता से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। उसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। फिर है हमारा जो विदेशों की सहायता से लगाया गया चौथा जो उद्योग है वो है राउरकेला। ये राउरकेला है, ये उड़ीसा राज्य में है। ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बाद दिखाना आता है विशाखापट्टनम लोहा इस्पात केंद्र।
ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पेपर में एक बार आया हुआ था कि भारत का वह लोहा इस्पात केंद्र दिखाइए जो तट के ऊपर स्थित है। तो एकमात्र लोहा इस्पात केंद्र जो तट के ऊपर समुद्र के किनारे पर स्थित है वो विशाखापट्टनम है। ये छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की जो खाने हैं वहाँ से लोहे को लेकर के लोहा इस्पात केंद्र अपना काम करता है। दक्षिण भारत की ओर चलते हैं हम। विजयनगर, विजयनगर दिखाना जाता है। ये विजयनगर कर्नाटक राज्य में है। फिर उसके बाद आता है भद्रावती। भद्रावती भी कर्नाटक राज्य में है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, विजयनगर और भद्रावती। ये विजयनगर ऊपर है कर्नाटक में, जबकि भद्रावती कर्नाटक के दक्षिणी भाग में है। विजयनगर और भद्रावती दोनों ही कर्नाटक में हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं। ये बाबा बुदन की पहाड़ियों से ये कच्चा माल लेता है। इसके बाद है सेलम। तमिलनाडु में एकमात्र जो एसएस बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है सेलम। ये दक्षिण भारत का स्टील बनाने का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बाद दिखाते हैं हम आपको कुल्टी। कुल्टी पश्चिमी बंगाल में है। ये दिखाना जाता है कुल्टी, तो आपने दिखा देना है पश्चिमी बंगाल में है ये कुल्टी। ये हमारे लोहा इस्पात के संयंत्र थे, लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र थे। इसके बाद अगला मानचित्र है हमारा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क जो हैं, देश में 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क हैं। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में कि भारत में इस प्रौद्योगिक पार्क को दिखाएं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ऊपर से चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्कों की भारत में संख्या 18 है। पहला ऊपर से दिखाते हैं, पहला है श्रीनगर। श्रीनगर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है मोहाली, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। ये मोहाली जो है ये पंजाब में है। ये हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है। नोएडा, नोएडा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश में है। ये दिल्ली के बिल्कुल साथ सटा हुआ प्रौद्योगिक पार्क है। उसके बाद है जयपुर। जयपुर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क राजस्थान में है। ये देखिए राजस्थान में जयपुर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। उसके बाद दिखाते हैं, मानचित्र में पूछा जाता है गांधीनगर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क दिखाएं। तो ये गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क स्थित है। ये ऐसे दिखा देना आपने। फिर है मुंबई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क हैं, एक मुंबई है, दूसरा पुणे है। उसके बाद चलते हैं दक्षिण में कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलोर, बेंगलोर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी भी बोलते हैं। तो बेंगलोर कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद चलते हैं केरल में तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, ये केरल राज्य में है। फिर हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में चेन्नई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर हम चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, जहाँ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में भी एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। कोलकाता सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। ये पश्चिमी बंगाल की राजधानी भी है कोलकाता। देश के उत्तर पूर्वी भागों में पूर्वोत्तर राज्यों में केवल एक ही सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। ये 12वीं कक्षा में एक बार दिखाना आया हुआ था कि देश के उत्तर पूर्वी भागों का एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क कौन सा, वो दिखाएं। तो देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है वो है असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क असम में है। अगला हमारा मानचित्र है
परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हैं आज के दिन 8 हैं और हम दिखाते हैं भारत के मानचित्र पर, इनमें से आते हैं पेपर में कि ये परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाइए, ये दिखाइए। तो पेपर में आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाएं। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से की गई थी। तो पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा था वो तारापुर है, ये महाराष्ट्र में। देखो ये तारापुर दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद पूछा जाता है रावत भाटा। रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये राजस्थान में है, ये कोटा में है, कोटा ज़िले में है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी, ये राजस्थान में है। ये जो संयंत्र है चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, चंबल नदी के किनारे कोटा राजस्थान में है। इसका नाम राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी इसको कहते हैं। तो राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र या कोटा या रावत भाटा ये एक ही नाम है। ये इन तीनों में से कौन सा आ जाए तो आपने यहाँ पर कोटा में जो मैं दिखा रहा हूँ ये दिखा देना है। ये चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद दिखाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। ये चेन्नई के समीप है, चेन्नई के निकट है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। उसके बाद पूछा जाता है नरोरा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के किनारे पर ये स्थित है। उसके बाद पूछा जाता है काकरापारा। काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये गुजरात में है, गुजरात के सूरत ज़िले में है ये काकरापारा। उसके बाद दिखाना आ जाता है केगा। केगा परमाणु विद्युत जो संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कर्नाटक राज्य में है, केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। उसके बाद आता है कुदनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तमिलनाडु राज्य में है। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी भारत में सबसे दक्षिण में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कुदनकुल्लम है, ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में हमारे 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, एक तो कुदनकुल्लम और एक कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला पूछा जाता है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पेपर में आ जाता है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाएं, तो ये हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये हमारे 8 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र दिखाएं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जो कोयला है वो 2 प्रकार का है। एक तो गोंडवाना युग का कोयला, गोंडवाना युग का कोयला देश में 80% है। दूसरा जो कोयला है वो टर्सरी युग का कोयला है। तो टर्सरी युग जो का कोयला है वो 20% ही भारत में पाया जाता है। रानीगंज। रानीगंज कोयला की खान दिखाएं। तो रानीगंज जो कोयले की खान है, रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है, काफ़ी विशाल कोयले की खान है। तो ये रानीगंज है, देखिए पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर कोयला निकाला जाता है। रानीगंज जो कोयले की खान है वो पश्चिमी बंगाल में है। दूसरी जो कोयले की खान है दिखाना आता है झरिया। झरिया कोयले की खान दिखाने पूछ ली जाती है। तो झरिया झारखंड में है, देखिए ये झरिया है, ये भी देश की काफ़ी विशाल कोयले की खान है। तो रानीगंज पश्चिमी बंगाल में और झरिया झारखंड में, ये दोनों ही काफ़ी विशाल कोयले की खान हैं। उसके बाद पूछता है नवेली कोयले की खान। नवेली जो कोयले की खान है ये तमिलनाडु में है, यहाँ निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, दिखा देना ऐसे। उसके बाद पूछा जाता है निचोम। निचोम कोयला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर में है। निचोम ऊंच कोटि का कोयला पाया जाता है, यहाँ पर है निचोम में एंथ्रेसाइड कोयला मिलता है यहाँ पर। अगला पूछता है बोकारो। कोयले का उत्पादन क्षेत्र बोकारो। बोकारो झारखंड में है, यहाँ भी कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बोकारो के लिए खास बात यह है कि बोकारो में लोहा ऐसक भी पाया जाता है और कोयला भी पाया जाता है। ये बोकारो है, देखिए ये झारखंड में है जहाँ पर कोयले की खान है, बोकारो। उसके बाद है सिगरेनी। सिगरेनी जो है कोयले की खान, देखिए ये है, ये आंध्र प्रदेश में है। बचाव हेतु चिड़िया, ये आ सकता है कि बचाव हेतु चिड़िया किस खान में छोड़ी जाती है, तो सिगरेनी कोयले की खान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर चिड़िया छोड़ी जाती है।
उसके बाद है सिगरौली, यहाँ ध्यान रखना है, सिगरौली और सिगरेनी अलग अलग खाने हैं। सिगरेनी आंध्र प्रदेश में है, जबकि सिगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है। देखिए ये सिगरौली कोयले की खान है, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पूछता है कोरबा, कोरबा कोयले की खान दिखानी आ जाती है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ में है कोरबा। ये देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयले की खान यहाँ पर है, देखिए। अगला पूछ लेता है तलचर, तलचर जो कोयले की खान है वो उड़ीसा में है। तलचर कोयले की खान उड़ीसा में है, देखिए यहाँ पर है तलचर, ये उड़ीसा में है कोयले की खान। इस प्रकार भारत की ये प्रमुख कोयले की खान मैंने आपको करवा दी। अगला मानचित्र है खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। देखिए भारत में खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है बोर्ड की क्लास में। देखते हैं, सबसे पहला जो खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है भारत का डिगबोई। ये डिगबोई है, ये असम में है। ये भारत का सबसे प्राचीन खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था, असम में है। ये देखिए ये डिगबोई। उसके बाद है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर देखिए ये गुजरात में है, यहाँ भी खनिज तेल निकाला जाता है। अंकलेश्वर भी काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। उसके बाद पूछा जाता है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई ये जो है अरब सागर में है। ये देश का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। ये मुंबई के तट से 150 किलोमीटर अरब सागर में है। ये देखिए बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। इसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर सागर सम्राट जो मंच है वो जापान से लाया गया था। यह गहरे सागर में खनिज तेल का पता लगाता है और वहाँ से खनिज तेल को निकालने का काम करता है। अगला मैप है भारत में स्थित तेल शोधशालाएं। पहली जो देखते हैं तेल शोधशालाएं कोयाली, कोयाली जो तेल शोधशाला है ये गुजरात में है। देखिए ये कोयाली है, यहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है, खनिज तेल निकाल करके उसको शुद्ध करते हैं, कोयाली गुजरात में। उसके बाद पूछता है जामनगर, जामनगर जो तेल शोधशाला है यह भी गुजरात में है। यह देश की सबसे बड़ी तेल शोधशाला है, ये गुजरात में है। ये प्राइवेट तेल शोधशाला है, रिलायंस कंपनी की है ये तेल शोधशाला, ये याद रख लेना है। उसके बाद है मुंबई, मुंबई जो तेल शोधशाला है वो महाराष्ट्र में है। देखिए ये मुंबई है, यहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद पूछता है मंगलोर, मंगलोर जो तेल शोधशाला है वो कर्नाटक में है। उसके बाद पूछी जाती है कोच्चि, कोच्चि तेल शोधशाला केरल में है। देखिए ये कोच्चि जो तेल परिष्करणशाला है ये केरल में स्थित है। फिर पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है चेन्नई तेल शोधशाला, ये तेल शोधशाला तमिलनाडु में है, चेन्नई। के बाद पूछता है तातीपाका, तातीपाका जो तेल शोधशाला है ये आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका, तातीपाका तेल शोधशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है, देखिए। उसके बाद है विशाखापट्टनम तेल शोधशाला, ये विशाखापट्टनम तेल शोधशाला भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप, पारादीप जो तेल शोधशाला है ये उड़ीसा राज्य में है। देखिए ये पारादीप है तेल शोधशाला, उड़ीसा राज्य की है। फिर उसके बाद बरौनी, बरौनी तेल शोधशाला बिहार में है। ये बरौनी तेल शोधशाला देखिए बिहार में यहाँ पर है तेल शोधशाला बरौनी। बीना, बीना जो तेल शोधशाला है ये मध्य प्रदेश में है, ये नई तेल शोधशाला है बीना। उसके बाद है मथुरा, मथुरा जो तेल शोधशाला है ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये यहाँ पर है मथुरा। उसके बाद है बठिंडा, बठिंडा तेल शोधशाला पंजाब में है, ये अभी निर्माणाधीन है तेल शोधशाला। ये भी आ सकता है कि भारत की निर्माणाधीन तेल शोधशाला बताएं तो बठिंडा है। हरियाणा में भी एक तेल शोधशाला है पानीपत, पानीपत तेल परिष्करणशाला है जो ये हरियाणा में है। देखिए यहाँ पर है पानीपत तेल शोधशाला। फिर पूछता है हल्दिया, हल्दिया तेल शोधशाला, ये देखिए ये पश्चिमी बंगाल में है, कोलकाता के निकट है हल्दिया तेल शोधशाला। फिर पूछता है, उसके बाद है डिगबोई, डिगबोई तेल शोधशाला असम में है। ये देश की सबसे पुरानी तेल शोधशाला है डिगबोई। ये भारत की कुछ प्रमुख तेल शोधशालाएँ थी। अगला मानचित्र है भारत में धात्विक खनिज दिखाएं जो एलोह धातु होती हैं वो दिखानी है। एलोह धातु यानी कि वो धातु तो होती हैं लेकिन उसमें लोहे के गुण नहीं होते। तो इसमें पहला हम दिखाते हैं तांबा, तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी में, देखिए ये खेतड़ी है, ये दिखाना आता है खेतड़ी
तांबे की खान दिखाओ, तो यहाँ पर आपने दिखा देनी है, तांबा खेतड़ी में यहाँ निकलता है। फिर उसके बाद है हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड में है। देखिए यहाँ पर ये हजारीबाग है। देश के दो राज्य ऐसे हैं जो तांबा उत्पादन करते हैं, एक तो राजस्थान, दूसरा झारखंड है। तो झारखंड में है हजारीबाग। उसके बाद है सिंहभूमि। सिंहभूम या सिंहभूमि, ये भी झारखंड में है। देखिए यहाँ पर है ये सिंहभूम, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। ये तांबा उत्पादन क्षेत्र थे। अगला मानचित्र है हमारा बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र। दिखाओ भारत के मानचित्र पर। तो देखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। तो भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अग्रणी जो राज्य है वो उड़ीसा है। भारत में उड़ीसा सबसे अधिक बॉक्साइट पैदा करता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खाने हैं, ज़्यादा भंडार हैं बॉक्साइट के। पहली खाना कोरापुट। कोरापुट देखिए यहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। कोरापुट बॉक्साइट उत्पादन खान या उत्पादन स्थान। फिर है बिलासपुर। बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। फिर है कटनी। कटनी देखिए ये मध्य प्रदेश में है। कटनी, यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। ये कुछ बॉक्साइट के खाने थी, ये आ सकती हैं पेपर में। इसके बाद अगला पूछता है बालाघाट। बालाघाट की खान ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से बॉक्साइट और तांबा निकाला जाता है। यहाँ तांबे की भी खान है और बॉक्साइट की भी खान है। बालाघाट ये भारत के कुछ तांबा और बॉक्साइट उत्पादन स्थान। अगला मानचित्र देखते हैं। अगला मानचित्र है भारत में गन्ना उत्पादन स्थान दिखाना आता है। तो गन्ना उत्पादन जो क्षेत्र दिखाना आता है, तो उसमें आपने कोई एक बिंदु नहीं लगाना है। उसके लिए आपको एक क्षेत्र चुनना होगा, एक बड़ा क्षेत्र। देखिए ये क्षेत्र है, ये गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाईलाइट है ये गन्ना उत्पादन स्थान है। ये पंजाब से लेकर के संपूर्ण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप यहाँ ऐसे दिखा सकते हो गन्ना उत्पादन स्थान। पेपर में आता है गन्ना उत्पादन स्थान दिखाएं, तो आपने यहाँ पर दिखाना है। इसके अतिरिक्त आप गन्ना उत्पादन स्थान, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। देखिए ये भी गन्ना, यहाँ भी गन्ना उत्पादन होता है। तो आप महाराष्ट्र वाला क्षेत्र दिखा सकते हो, या उत्तर प्रदेश हरियाणा का क्षेत्र दिखा सकते हो। कौन सा एक क्षेत्र आप दिखा सकते हो। फिर है गेहूं उत्पादन क्षेत्र। गेहूं उत्पादन क्षेत्र में देखिए ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र है गेहूं के उत्पादन का क्षेत्र है। ये आप ऐसे गेहूं उत्पादन क्षेत्र दिखाना आ जाता है, दिखा सकते हो। फिर है चावल उत्पादन स्थान। चावल का जो उत्पादन स्थान है, वैसे सबसे अधिक चावल पश्चिमी बंगाल में होता है। देखिए ये चावल उत्पादन स्थान है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये स्थान। और तटीय इलाके, देखिए ये तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी चावल पैदा किया जाता है। ये चावल उत्पादन स्थान है। फिर है चाय उत्पादन स्थान। फिर पूछता है मानचित्र पर दिखाओ चाय उत्पादन स्थान। देखिए ये असम, ये असम का क्षेत्र है, यहाँ पर चाय पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में जो नीलगिरी दिखाई दे रही है, नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ भी चाय पैदा की जाती है। उसके बाद मानचित्र पर पूछा जाता है कहवा उत्पादन स्थान। कहवा यानी कि कॉफ़ी। कॉफ़ी दक्षिण भारत में, यानी कि कॉफ़ी केवल दक्षिण भारत में पैदा की जाती है। कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो नीलगिरी की देखिए पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कॉफ़ी पैदा की जाती है। वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में पैदा की जाती है। अगला मानचित्र है मृदा। भारत में पाए जाने वाली मृदा जो है उसका दिखाना आ जाता है। पहला हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। देखिए ये उत्तरी विशाल मैदान है। ये असम से लेकर के इस तरफ पंजाब और ये कुछ महाराष्ट्र, गुजरात का इलाका, ये देखिए ये यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और तटीय इलाकों पर भी जलोढ़ मिट्टी, डेल्टाओं पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आप इसमें से कोई एक क्षेत्र दिखा सकते हो। उत्तरी विशाल मैदान का ये कोई भी एक क्षेत्र आप दिखा सकते हो। फिर है काली मृदा। ये काली मृदा देखिए ये गुजरात, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसमें से आप दिखा सकते हो काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी टुकड़ों में पाई जाती है। चाय के लिए अच्छी रहती है लेटराइट मिट्टी। ये आपके जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में, यहाँ पर आप लेटराइट मृदा दिखा देना। कहीं केरल में भी दिखा सकते हो, केरल में भी ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये लेटराइट मिट्टी यहाँ ऐसे ऐसे दिखा देना। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी। जो हमारा थार मरुस्थल है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ ऐसे दिखा देना इसको, मरुस्थलीय मिट्टी को। फिर है हमारी लाल मृदा। लाल मृदा देखिए ये
काली मिट्टी है, इसके चारों तरफ लाल मृदा पाई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का एरिया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो इलाका है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर है लास्ट हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है, इसको हिमालय पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। ये देश के उत्तरी इलाकों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें इसको एक क्षेत्र दिखा देना। तो इस प्रकार ये हमारे मानचित्र की जो सीरीज थी पूरी हो गई है। अर्थात यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और इसको शेयर ज़रूर कर देना, बच्चों का भला हो जाएगा। और बच्चों का जय हिंद, जय भारत।